गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। कल तक हमने रामसर कन्वेंशन के बारे में पढ़ा था। रामसर कन्वेंशन क्या है? ये वेटलैंड्स को लिस्ट करता है, लिस्ट डाउन करता है वेटलैंड्स को। कब हुआ था? और यहाँ ये हुआ था ईरान के एक सिटी रामसर में। ठीक है ना, ईरान का एक सिटी रामसर में। और ये साइन किया गया था 1971 में। ठीक है। और इसका जरूरी है 75 जो इंडियन रामसर साइट्स है उनको नंबर याद रखना जरूरी है। कितना है टोटल? 75। ठीक है। इंडिया का सिर्फ, पूरा वर्ल्ड में 2400 से भी ज़्यादा है, तो इंडिया वाला याद रखना। ठीक है। और वेटलैंड डे, वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल वेटलैंड डे इसको बोलते हैं, वो कब है? 2 फरवरी। ठीक है ना। बस इतना ही याद रखना है इनसे। अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड ये क्या है? जो जो वेटलैंड्स पे, मतलब जो रामसर साइट, एज ए रामसर साइट लिस्टेड है जो भी, उस वेटलैंड पे अगर कुछ डिस्टरबेंस की वजह से कुछ इकोलॉजिकल चेंजेस अगर दिखाई दे रहा है तो वो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड पे लिस्ट डाउन होगा। ठीक है। मतलब मान लो 75 ये इंडियन रामसर साइट्स है, इनमें किसी कारण, मतलब अर्बनाइजेशन के कारण वो वेटलैंड्स कम होते जा रहा है, या फिर वो बढ़ रहा है वेटलैंड्स जगह के हिसाब से, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो बढ़ रहा है वो जगह, या फिर कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज उनमें से गायब हो जा रहा है। वो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। तो तब हम उसको पर्टिकुलर कॉन्सर्न के लिस्ट पे डालेंगे, जो कि जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। ठीक है। देखो, इज अ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव ऑकर्ड और आर ऑकरिंग। मतलब जैसे सुंदरबन में, सुंदरबन में क्या हो रहा है? जो रॉयल बंगाल टाइगर का जो स्पीसीज है वो कम होते जा रहा है, और कुछ कुछ पर्टिकुलर फ्लोरा है, फ्लोरा वो भी गायब होते जा रहा है, एक्सटिंक्ट होता जा रहा है। कुछ कुछ स्नेक है वो भी गायब होता जा रहा है। तो वो इसीलिए मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के लिस्ट पे सुंदरबन भी आता है। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन इज री रेडिएटेड टुवर्ड्स द स्पेस। मतलब सन से जो एनर्जी या फिर रे आ रहा है, या फिर जो हीट आ रहा है, बोल सकते हो हीट आ रहा है, वो कितना परसेंट, तो परसेंटेज में पूछा है, कितना परसेंट वो बैक कर जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, कितना परसेंट बैक हो जाता है। तो इसका आंसर है 30%। ठीक है। 30%। ये कैसे हो रहा है? देखो, ये मान लो ये एक सन है, सूरज है यहाँ पर, तो इनसे जो हीट आ रहा है ना, तो वो हीट का 23% एब्जॉर्ब करता है एटमोसफियर आते वक्त। पहले ये तो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद सरफेस में जो आता है, सरफेस एब्जॉर्ब करता है 48%। सरफेस उसको रख लेता है पकड़ के, जैसे कि रोड वगैरह इसीलिए गर्म हो जाता है, मिट्टी गर्म हो जाता है। तो वो होता है 48% सरफेस, या फिर पानी भी हो सकता है। बाकी जो रिफ्लेक्ट होता है वो होता है 29%। या तो वो घुस नहीं पाता है, मतलब एटमोसफियर में घुस ही नहीं पाता है, एटमोसफियर का जो पार्टिकल्स है उनसे रिफ्लेक्ट हो जाता है लग के, या फिर कुछ क्लाउड्स वगैरह में लग के रिफ्लेक्ट हो जाता है, या फिर कुछ ज़मीन पे आके भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उनका परसेंटेज है टोटल 29%। तो ये थोड़ा राउंड ऑफ वाला क्वेश्चन था, तो राउंड ऑफ करके 30% है। ठीक है, 29 का क्लोजेस्ट है। तो ये तीन याद रखना है। कितना एटमोसफियर ऑब्जर्व करता है 23%, कितना सरफेस ऑब्जर्व करता है 48%, और रिफ्लेक्ट करता है 29%। क्लियर? नाउ ये क्वेश्चन करो, बहुत ही सिंपल है। द मोस्ट हार्मफुल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स आर। ह्यूमन ऑर्गेनिक वेस्ट। ह्यूमन ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब ये
स्टूल वगैरह हो गया, स्पिट स्टूल ये सब हो गया, ये तो मतलब बायोडिग्रेडेबल है। नॉन डिग्रेडेबल जो ये केमिकल, एक है। हाँ जो नॉन डिग्रेडेबल केमिकल्स है ना, वो सबसे हैजर्डियस होता है। पॉल्यूशन मतलब एज ए एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखो तो सबसे हैजर्डियस यही होता है। बाकी तो वेस्ट फ्रॉम सिकल मेटल्स ये भी तो बायोडिग्रेडेबल है। नेचुरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन एक्सेस, ये भी वही है, सिमिलर चीज, नेचर से बन रहा है ना इसीलिए। फिर देखो आता है एलर्जेन, इसका एलर्जेन, कार्सिनोजन, इसका आंसर कौन सा हुआ? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला हार्मफुल बोल रहा है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सबसे हार्मफुल है। ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। तो ये देखो, अब देखो एलर्जेन, कार्सिनोजन, म्यूटाजन, ये सब क्या होता है, ये सब को मैचिंग आता है, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आता है इनसे। ठीक है। तो देख लेते हैं एलर्जेन क्या है। एलर्जेन देखो इज अ सब्सटेंस और एंटीजन मोस्ट ऑफन eaten और inhaled that is recognized by the immune system caused an allergic reaction। मतलब कुछ कुछ होता है ना चीज़ें जिससे हमें एलर्जी होता है, छींकते हैं हम लोग, या फिर वो मतलब शरीर में आने से ही, या तो स्किन में रेडिश एक टाइप, रेडिश टाइप का एक स्पॉट आ जाता है, या फिर आँख लाल हो जाता है। तो आँख से क्या बोलते हैं, पानी भी आता है, आंसू निकलता है, तो वो भी, वो सब एलर्जन का इफेक्ट है। तो एलर्जन क्या एक्चुअली कुछ कुछ सब्सटेंस है जो कि जिससे हमें एलर्जी होता है, जिससे हमें एलर्जी होता है उसी को एलर्जन बोलते हैं। ठीक है ना। वो क्या क्या हो सकता है, डास्ट पार्टिकल हो सकता है, पोलेंस हो सकता है, पोलेंस मतलब फूल वगैरह से जो होता है ना, फूल से जो निकलता है, बहुत ही मतलब माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, जिससे वो रिप्रोडक्शन करता है, जिससे फल बनता है, फूल से फल बनता है। तो कुछ कुछ पेड़ का पोलन वो हार्मफुल होता है इंसानों के लिए, मतलब इफेक्टिव होता है, तो उसको एलर्जन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिससे एलर्जी होता है उसको एलर्जन बोलेंगे। फिर कार्सिनोजन, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस आर एसोसिएटेड विद कॉजिंग और प्रोमोटिंग कैंसर, जिससे कैंसर होता है, जो जो सब्सटेंस है उसको कार्सिनोजन बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखो बेंजीन, फिर विनाइल क्लोराइड, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, डायोक्सिन, एक्रिलेमाइड, ये सब। बेंजीन रहता है किस पे, बेंजीन यूज होता है जो हम कंटेनर वाला फूड खाते हैं ना, कंटेन करते हैं जिसपे, जैसे कि मान लो जो टीन का कंटेनर होता है, जैसे कि हल्दीराम का रसगुल्ला, या फिर कुछ ऐसे टाइप का टीन में जो रहता है पैकिंग फूड जो रहता है ना, वो उसमें बेंजीन यूज होता है, बेंजोइड यूज होता है। वो ताकि वो जो फूड है वो प्रोसेस्ड रहे और ख़राब ना हो, फूड मतलब फूड का टेस्ट भी चेंज ना हो और वो सड़े भी ना, तो उसके लिए बेंजोइड यूज होता है। फिर विनाइल क्लोराइड, अच्छा, ड्राई फ्रूट के लिए? हाँ। ड्राई फ्रूट के लिए कि सब सब कुछ? नहीं नहीं, किसी में भी हो सकता है। वो पैकिंग फूड जो भी कैन वाला फूड होता है ना, सेवन अप वगैरह भी, सेवन अप कोल्ड, हाँ, कोक ये वगैरह, सब। वगैरह भी। ठीक है, उसमें भी ये यूज होता है, तो वो कार्सिनोजन है एक। ठीक है, और उसका उस पर कोई बैन भी नहीं लगा अभी भी। ठीक है। फिर विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड यूज होता है, वो प्लास्टिक का जितना भी मटेरियल बनता है ना, प्लास्टिक का कुछ फर्नीचर हो गया, या फिर हमारा मोबाइल का कुछ पार्ट्स, कंप्यूटर का पार्ट जो ऊपर का कैबिनेट होता है, वो विनाइल क्लोराइड से ही होता है। इसका मतलब कुछ वेरिएंट्स है, पाइप्स, प्लास्टिक का पाइप वगैरह। तो प्लास्टिक का पाइप से जो पानी बहता है वो पानी अगर पियोगे तो बहुत ही कम अमाउंट में लेकिन जाएगा विनाइल क्लोराइड अंदर, या फिर प्लास्टिक का बोतल से पानी, तो वो भी जाता है विनाइल क्लोराइड, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही कुछ कंपोनेंट्स है वो जाता है हमारे शरीर पे, तो वो एक कार्सिनोजन है, कैंसर फॉर्म करता है, कैंसर, कैंसरस सेल जो बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, फिर आता है फिर डायोक्सिन, एक्रिलेमाइड, ये सब। ठीक है, तो जिससे कैंसर हो सकता है उसी को कार्सिनोजन बोलेंगे, मतलब जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है उसी को कार्सिनोजन बोलेंगे। फिर आता है म्यूटाजेंस। म्यूटेशन मतलब पता है क्या, एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाना, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटाजेंस क्या है, देखो म्यूटाजेंस आर सब्सटेंसेस दैट changes the genetic information of an organism usually by changing डीएनए। मतलब आपका डीएनए का, आपका एक सेल का डीएनए का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको चेंज कर दिया दूसरा किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में, और इसी तरह कैंसर फॉर्म करता है। कैंसर मतलब क्या है, कैंसर कुछ नहीं है, जस्ट एक एबनॉर्मल ग्रोथ है कोई भी एक सेल का, वो बोन हो सकता है, ब्लड का ब्लड सेल हो सकता है, कोई भी मसल सेल हो सकता है, स्किन सेल हो सकता है, कोई भी, तो कुछ भी है उसका एबनॉर्मल ग्रोथ। तो एबनॉर्मल ग्रोथ कब होगा,
जब उसका मतलब जो मतलब मान लो सेल का जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ग्रो कर जाएगा, तभी एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। तो उस चीज़ को, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम वगैरह या फिर डीएनए आरएनए है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज कर देता है ये म्यूटाजेन। फिर कैंसर फॉर्म हो जाता है उनसे, या फिर कुछ ऐसा ही टाइप का बीमारी, ट्यूमर, कैंसर, ये सब रिलेटेड बीमारी फॉर्म कर जाता है। तो उसको बोलते हैं म्यूटाजेन, जो म्यूटेट कर देता है। ठीक है। कुछ नाम है देखो, ब्रोमाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, डायोक्सिन, निकोटिन। सिगरेट वगैरह में रहता है ना निकोटिन, लंग कैंसर होता है तो इसीलिए होता है निकोटिन से। ठीक है। फिर टेराटोजन। टेराटोजन आर द सब्सटेंस दैट कॉज हार्म टू द fetus और embryo ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉजिंग बर्थ डिफेक्ट वगैरह। ठीक है। तो मतलब जो प्रेगनेंसी के टाइम फीटस को हार्म पहुंचाता है, अफेक्ट करता है बैडली, उसे बोलते हैं टेराटोजन। ठीक है। टेराटोजन इज रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। और बर्थ डिफेक्ट, मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, एबनॉर्मल होगा। ठीक है ना, या तो पैरालाइज्ड होगा, या फिर कुछ बॉडी पार्ट्स का प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा, ये सब, या फिर उसका इंटेलिजेंट लेवल उतना अच्छा नहीं होगा, इंटेलिजेंस लेवल। तो ये सब टेराटोजन करता है। टेराटोजन, तो फिर देखो, समराइज कर लेते हैं। एलर्जन क्या करता है, हमारे अंदर एलर्जी क्रिएट कर देता है, एलर्जिक रिएक्शन। कार्सिनोजन क्या करता है, जो जो कैंसर होने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो कार्सिनोजन है। मतलब कैंसर जिससे हो सकता है वो चीज़ कार्सिनोजन है। फिर म्यूटाजन, म्यूटाजन क्या है, जो सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज कर देता है थ्रू चेंजेस इन डीएनए और आरएनए। फिर टेराटोजन, जो एम्ब्रायो में या फिर प्रेग्नेंट औरत को इफेक्ट करता है, उनको बोलेंगे टेराटोजन। ठीक है ना। सॉइल पॉल्यूशन और फॉरेस्ट पॉल्यूशन ये इसलिए मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि इससे क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन इसका एनवायरनमेंट का पार्ट है ये भी। ठीक है ना। सॉइल पोल्यूशन और वाटर yes, पोल्यूशन, सॉरी, सॉइल एंड फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड टाइप ऑफ सॉइल, इससे आता नहीं क्वेश्चन कुछ भी। और मतलब लास्ट 5 ईयर में तो नहीं आया। ठीक है। और सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन कुछ नहीं है, कैसे हो सकता है सॉइल पोल्यूशन, कुछ अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करोगे तो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। कुछ टॉक्सिक मटेरियल अगर आप सॉइल पे मिक्स करोगे, मतलब डंप करोगे, तो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। और कैसे सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, अगर सॉइल मतलब पर्टिकुलरली किसी एक जगह पे न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। मतलब उपजाऊ नहीं है वो ज़मीन, तो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। कैसे, बहुत ही ज़्यादा आप रीयूज़ करते हो उस जगह के मिट्टी को, बार बार खेती करके, मतलब उसको प्रॉपरली सीजनिंग, सीजनेबल उसको नहीं बना रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो उसको न्यूट्रिएंट को कंटेन करने में। एक बार खेती किया, फसल को काट दिया, फिर दोबारा खेती करा, फिर फसल को काट दिया, ऐसे 5-6 बार कर रहे हो साल में, तो क्या होगा, तो वो उपजाऊपन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, जो नेचुरल जो उपजाऊपन था वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। इसके लिए प्रॉप कुछ कुछ साल में एक बार वो नाइट्रोजन कंटेंट करने वाला चीज़ें जैसे मटर वगैरह, उन सबको एक बार, मतलब उसको भी, उसका भी खेती करना चाहिए, तभी उसका मिनरल वगैरह जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो मतलब रख पाएगा। उसका जो वाटर कैपेसिटी है, वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी, वो भी रहेगा। नहीं तो वो चीज़ें चला जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। फिर और कैसे सॉइल पोल्यूशन हो सकता है, किसी जगह मान लो पेड़ बहुत कम है, या फिर छोटा छोटा जो पेड़ होता है वो कम है, तो क्या होगा, अगर ऐसे ही मिट्टी रहेगा तो वो बारिश वगैरह के टाइम आके धुल जाएगा और लैंडस्लाइड्स वगैरह होगा। तो वो भी एक टाइप का सॉइल पोल्यूशन ही है ना। तो इसीलिए छोटा छोटा घास वगैरह कुछ तो रहना चाहिए, ताकि उसका जो जड़े है, घास या फिर पेड़ का जड़े है, वो मिट्टी को पकड़ के रखे, वो बह ना जाए। ठीक है ना। वो चीज़ बहना नहीं चाहिए, अगर बह गया तो सॉयल बनने में मतलब बहुत करोड़ों साल का एक प्रोसेस होता है। वो अगर ह्यूमंस का कुछ फॉल्ट की वजह से अगर 1-2 महीने या 1-2 साल के अंदर ही अगर बह गया, फिर लॉस हो गया, वो बह के नदी पे चला गया, तो क्या होगा, वो नदी बह के समुंदर में जाएगा, समुंदर में डंप हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही डेल्टा बनता है। फिर देखो ये क्वेश्चन आता है, इसका सीक्वेंस, क्ले, ये जो है क्ले, क्ले, सिल्ट,
सैंड और ग्रेवल, इनका छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा ऐसा सजाने के लिए बोलता है, अरेंज करने के लिए बोलता है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा होता है क्ले। Clay particles are greasy and sticky when wet and hard when dry। मतलब वो स्टिकी एंड ग्रेसी जो इतना मतलब बहुत ही एक छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है क्ले। तो इसको मतलब खाली आँख में आप देख नहीं सकते हो, ठीक है ना। जो देखो हैंड्स और बूट्स पे लग जाता है ना धूल टाइप का, शू पे लग जाता है, उसको क्ले बोलते हैं। फिर सिल्ट आता है। सिल्ट क्ले से थोड़ा बड़ा पार्टिकल है, डस्टी या फिर एयर एयर पे रहता है ना, जो क्ले से जो आग वगैरह में चला जाता है तो इरिटेशन होता है, उसको होता है सिल्ट। फिर आता है सैंड। सैंड होता है जिसको सैंड मतलब हम लोग लिटरली जो समझते हैं वो, उसको सैंड बोलेंगे। इसको नेकेड आई में विजिबल है ये चीज़, जिसको हम लोग क्ले सैंड मतलब तो सैंड गदा बोलते हैं। होता है। क्ले मतलब क्ले मतलब गदा। वो तो एक ऐसा लिटरल मीनिंग हो गया ना। लेकिन एनवायरनमेंट की नज़र से देखो तो क्ले एक ऐसा चीज़ है जो धूल टाइप का होता है, लेकिन धूल का भी छोटा मतलब फॉर्म मान लो, पार्टिकल मान लो, इसको क्ले बोलेंगे। डस्ट पार्टिकल। हाँ, डस्ट पार्टिकल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिल्ट, उससे थोड़ा बड़ा होता है, और सिल्ट के बाद आता है सैंड। सैंड मतलब बालू, ठीक है। अब बालू से भी ऊपर बड़ा होता है ग्रेवल बोलते हैं इसको, मतलब पत्थर, सिंपली पत्थर। 2 मिलीमीटर इसका वो है, मतलब विड्थ है। तो ये विड्थ याद रखना जरूरी नहीं है, बस इसका सीक्वेंस याद रखना जरूरी है, क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। सर मतलब किसका पार्टिकल कितना बड़ा होता है? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि पहले यार मतलब क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल ये दिया रहेगा। अब बोलेगा इसको सीक्वेंस में सजाओ, अरेंज करो छोटा से बड़ा। फिर इसको जंबल किया जाएगा और करेक्ट आंसर पे क्लिक करना है आपको। ओके सर। ना होता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मेजर्स ह्यूमन कंजम्पशन, इसको मेजर करता है ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से कितना ह्यूमन ने यूज किया, इन कंपैरिजन टू आर्थ इकोलॉजिकल कैपेसिटी टू रीजनरेट देम। मतलब ह्यूमन कितना नेचुरल रिसोर्सेज से यूज किया, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को ह्यूमन ने कितना यूज किया, किससे मतलब किससे कंपेयर करके, अर्थ का जो कैपेसिटी है टू रीजनरेट, मतलब आपने तो यूज कर लिया। अब अर्थ ने जो अर्थ का जो साइकिल है पूरा, तो मतलब एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, सब कुछ पानी बनना, मिट्टी बनना, या फिर रेत बनना, कुछ भी हो, एयर को रिफ्रेश करना, तो ये सारी चीज़ें एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो मान लो आपने आप एज ए ह्यूमन नेचुरल या फिर इकोलॉजिकल सोर्सेज को, रिसोर्सेज को यूज़ कर लिया। अब देखना पड़ेगा उस जगह का जो आपने रिसोर्सेज यूज़ किया उसको रीजनरेट करने का कैपेसिटी क्या है अर्थ का, जो नेचुरल प्रोसेस है उसका कैपेसिटी क्या है। अब उसको उसको ही बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, मतलब आपने कितना यूज़ किया इन कंपैरिजन टू द रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ अर्थ। आपने कोयला यूज़ कर लिया, अब कोयला बनने में कितना करोड़ों साल लगता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ये देखो, आपने तो यूज़ कर लिया, मतलब घर बना लिया, पेड़ काट दिया, तो उस चीज़ को मेकअप करने में तो एक तो मतलब एफर्ट जाता है एनवायरनमेंट का, या फिर एक टाइम लगता है, तो उस चीज़ को ही बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। हाँ, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, एक सिस्टम है इकोसिस्टम, मतलब जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है। इकोसिस्टम मतलब एक दूसरे के ऊपर सारे ही डिपेंडेबल है। एक चीज़ अगर कम ज़्यादा हो जाए तो सारे पूरा इकोसिस्टम ही खराब हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा। Ecosystem is a self-regulating community of living organisms, populations of species, interacting with each other and their non-living physical environment. For example, forest ecosystem हो गया, ocean ecosystem, ऐसा। तो देखो, इकोसिस्टम का एक इमेज दिया हुआ है, जैसे सन। सन से एनर्जी मिलता है किसको, डायरेक्टली पेड़ पौधों को। अब पेड़ पौधों को कुछ खाता है, कुछ मतलब कीड़े मकोड़े ये सब खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है कुछ, उससे भी ज़्यादा बड़ा थोड़ा कीड़ा मकोड़ा, उसको खाता है फ्रॉग, फ्रॉग को खाता है मान लो कोई मछली, ऐसा टाइप का। मतलब सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल है, डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर।
फिर जो सिस्टम मतलब ऐसा मिलके एक जो सिस्टम फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है। ना देखो एक टोन एक बीच का जगह है। कौन सा बीच का जगह? देखो, एक टोन इज द ट्रांजिशनल एरिया ऑफ वेजिटेशन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज सच एज फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। देखो, ये फॉरेस्ट है, ये ग्रास लैंड है, इसका बीच में जो जगह है इसको एक्टोन बोलेंगे। मतलब जो मीडिएट कर रहा है, जो जगह धीरे 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 ट्रांजिट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्टोन। मतलब ये बहुत बड़ा पेड़ है और ये बहुत छोटा पेड़ है, बहुत ही छोटा, मतलब घास वाला, घास टाइप का कुछ पेड़ है। तो इनके बीच में जो एरिया है ना, वो दोनों ही मिला, मतलब इस बीच वाला एरिया में दोनों चीज़ ही मिलेगा, बड़ा पेड़ भी मिलेगा और घास भी मिलेगा, और इसका मीडिएट वाला चीज़ भी मिलेगा, बीच बीच वाला चीज़ भी मिलेगा। तो इस जगह को बोलेंगे एक टोन, जो दोनों जगह को कनेक्ट कर रहा है या फिर दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स ही रख रहा है, इसको बोलेंगे एक टोन। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? यस। ओके। अब बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट मतलब देखो, जो लिविंग कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम आर आइदर द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर। बायोटिक कंपोनेंट मतलब जो चीज़ें, मतलब जिसके जिसके अंदर प्राण है, उसको बोलेंगे बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है ना? अब बायोटिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट में दो टाइप का होता है, एक तो होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ऑटोट्रॉप भी बोलते हैं इसको, जैसे कि पेड़ पौधे, वो प्रोड्यूस करता है, अपना खाना खुद से प्रोड्यूस कर लेता है, वो दूसरे किसी जीव के ऊपर निर्भरशील नहीं रहता है। ठीक है ना? अपना खाना बनाने में या फिर अपना गुजारा करने में। तो जैसे कि कोई भी पेड़ पौधा, कुछ भी नॉर्मल पेड़ पौधा है ना, तो उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। अब कंज्यूमर क्या है? जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, जो कंज्यूम करता है, मतलब खुद ब खुद खाना नहीं बना सकता है वो, उसको बोलेंगे कंज्यूमर। जैसे कि हम ह्यूमंस भी है, कंज्यूमर ही है ना? और कुछ एनिमल्स भी है, मतलब सारे यस। एनिमल्स ही है मोस्टली, तो उसको बोलेंगे कंज्यूमर। ठीक है, ये देखो, प्रोड्यूसर अपना खाना प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस करके वो अपना गुजारा करता है, और कंज्यूमर क्या करता है? प्रोड्यूसर को खाता है। कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाता है। या फिर कंज्यूमर को ऐसे भी सोच सकते हो, जो मतलब खुद ब खुद नहीं बना सकता है खाना, सनलाइट के ऊपर काम नहीं चलेगा, सनलाइट और पानी के ऊपर सिर्फ। ठीक है। अब देखो, कंज्यूमर का टाइप्स है, जैसे कि हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स किसे बोलेंगे? जो प्लांट खाता है, जो प्लांट खाता है, मतलब हमारा ह्यूमन बीइंग के टर्म में देखो तो जिसको वेजिटेरियन बोलते हैं ना, वीगन, वो हर्बीवोर्स होता है। जैसे कि रैबिट, इंसेक्ट्स, डियर, गोट, ये सब हार्बिवोर हो गया। कार्निवोर किसे बोलेंगे? जो मीट खाता है, जो मांस मछली ये सब खाता है, उसको बोलेंगे कार्निवोर। ठीक है ना? यस। जैसे कि टाइगर, डॉग, या फिर कुछ बड़ा फीसेस, इसको बोलेंगे कार्निवोर। अब कार्निवोर के अंदर भी दो है, सेकेंडरी कार्निवोर, टर्शियरी कार्निवोर। सेकेंडरी मतलब जो हार्बिवोर को खाता है, जो हार्बिवोर को खाता है, मतलब मान लो फ्रॉग और स्मॉल स्मॉल फिशेस, जो मांसाहारी है लेकिन हार्बिवोर को खाता है। और सेकेंडरी को जो खाता है वो हो गया टर्सरी कार्निवोर, जैसे कि स्नेक, बिग फिश, या फिर मान लो टाइगर, ये सब हो गया टर्शियरी कार्निवोर। मतलब हार्बिवोर मतलब जो फूल पत्ता ये सब खाता है, जो कार्निवोर हो गया वो मांसाहारी होता है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन। फिर नॉन वेजिटेरियन के ऊपर भी एक मतलब क्लासिफिकेशन है, जो कि फर्स्ट है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब जो हार्बिवोर को खाता है, और सेकेंडरी को जो खाता है उसको बोलते हैं टर्शियरी। ठीक है ना? ओमनीवोर, ओमनीवोर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमंस। ठीक है, ये क्या करता है? ये फ्लेश भी खाता है, मतलब मीट भी खाता है, और वेजिटेरियन चीज़ें भी खाता है, मतलब फूल पत्ता भी खाता है। ठीक है, वेज भी होता है, नॉन वेज भी होता है ह्यूमन, तो कुछ भी खा सकता है, पचा सकता है। तो इसीलिए इसको ऐसा टाइप के एनिमल्स को बोलेंगे ओमनीवोर। ह्यूमंस, कुछ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है, रैट्स,
रैट होगा ये, ठीक है। तो रैट्स ये सब हो गया ओमनीवोर। फिर डेट्रीवोर। डेट्रीवोर का एग्जांपल है गिद्ध, वल्चर्स। ये क्या करता है, ये डेड एनिमल्स को, डेड बींग को खा के ये जिंदा रहता है, ठीक है। जैसे कि अर्थवर्म, क्रैब, एंट, ये सब कुछ और भी कुछ कीड़े मकोड़ा है या फिर गिद्ध भी है। भी है। तो सर क्या करते हैं, भालचर हो वो क्या सकता करते है। हैं। हाँ। भालचर हो सकता है। हाँ, वल्चर, वल्चर बोला मैंने। तो डेट्रीवोर्स वल्चर को बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है डीकम्पोजर, जो कंपोज करता है, मतलब मिक्सअप करता है या फिर एक सिंपलेस्ट फॉर्म बनाता है। सारी चीज़ों को, जो सड़ने वाला चीज़ है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाता है ताकि वो एनवायरनमेंट में घुल मिल सके। तो उसको बोलेंगे डीकम्पोजर, ठीक है। नाउ फूड चेन। व्हाट इज फूड चेन? ये देखो, एक चेन की तरह या फिर एक साइकिल की तरह काम कर रहा है। सन सन से एनर्जी मिला, जो हीट एनर्जी है, एनर्जी मिला सन से, ठीक है। वो कौन लिया एनर्जी, पहले ग्रास लिया, फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो तो अपना गुजारा कर लिया। अब उनको छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा ने खा लिया, ठीक है, उन ग्रास को। फिर वो जो एनर्जी है वो इनमें ट्रांसफर हो गया, मतलब ग्रास को खा लिया इस इंसेक्ट ने, ग्रास हॉपर ने। फिर ग्रास हॉपर को खा लिया फ्रॉग, फ्रॉग को खा लिया स्नेक, स्नेक को खा लिया एक हॉक, ठीक है। अब हॉक को खा लिया मतलब हॉक जब मर गया तो उसके फंगस वगैरह जम के उसको डिकम्पोज कर दिया। उस जगह पे सनलाइट वगैरह पड़ के फिर से उस जगह पे घास वगैरह उग गया, ठीक है। ये एक चेन है, साइकिल है। ये हर एक जीव के साथ होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फूड चेन, मतलब खाने का एक साइकिल, पूरा साइकिल चलता है ये। ना फूड वेव्स क्या है, देखो ये तो चेन तो सिंपल था। अब वेव्स देखो कितना पेचीला है। पानी में रहने वाले जीव, ठीक है ना, उनको खाते हैं मान लो, या फिर जो पेड़ पौधा होता है उनको खाते हैं रैट। ये कुछ पंछी हो गया, फ्रॉग्स, बटरफ्लाई, स्क्विरल, डियर, गोट, ये सब खाता है। अब इनको, गोट को खाता है मान लो, गोट को डायरेक्ट तो ईगल नहीं खाता, अभी छिपकली नहीं खाता, जो रेप्टाइल्स होता है नहीं खाता, रिंग टेल ये भी नहीं खाता, ये भी नहीं खाता। तो क्या होता है, इसको खाता है डायरेक्ट माउंटेन लायन, कोई भी लायन या फिर उल्फ, ये सब खाता है। फिर मतलब ये देखो कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना। ये उसकी तरह सिंपल नहीं है, जो एक सिंपल एक सर्कुलर फॉर्म में था वैसा सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है बहुत। तो इसको बोलते हैं फूड वेब, एक वेब की तरह है ना, जाली, इसीलिए बोलते हैं फूड वेब। किसको कौन खाता है इसका एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। इसको एरो के थ्रू एक रिलेशन शो किया गया है, इसको बोलते हैं फूड वेब। ना पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी देखो क्या है। मान लो सनलाइट से जो हीट मिलता है उनसे, उनमें इतना एनर्जी कंटेन रहता है, ये तो 10 लाख, ठीक है, 10 लाख जूल ऑफ सनलाइट, मतलब 10 लाख जूल का एनर्जी रहता है। अब 10 लाख जूल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो कुछ जाएगा प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है ना, कुछ जाएगा प्रोड्यूसर्स पे। प्रोड्यूसर्स मतलब जो खुद का खाना खुद बना सकता है, पेड़ पौधा वगैरह। अब प्रोड्यूसर से लेगा कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से लेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से लेकर टर्शियरी, ठीक है। तो ये एक ऐसे, जो सनलाइट आया था ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कुछ हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, 1000 जूल, 100 जूल, 10 जूल, ऐसा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी को बोलते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये ना पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब ये जो प्राइमरी सेकेंडरी ये सब है ना, इनका नंबर का भी कुछ चीज़ है, मतलब कुछ बात है। देखो सन से एनर्जी मिल गया, अब सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमारा नेचर में, पेड़ पौधा ही मिलता है। तो पेड़ पौधा का नंबर देखना, मतलब परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है।
पेड़ पौधा हो गया। अब पेड़ पौधा के ऊपर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो पेड़ पौधों को खाता है। ये इसका कंटेन है 10%। ठीक है, इसका क्वांटिटी है। फिर उसके ऊपर आता है सेकेंडरी, ये और कम हो जाता है 1%। सेकेंडरी के ऊपर आ जाता है थर्ड लेवल कंज्यूमर, ये आता है 0.1%। अब उसके भी ऊपर आता है एपेक्स प्रेडिटर। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर रहने वाला प्रेडिटर जो होता है, जैसे कि बाघ वगैरह, टाइगर, लायन, ये सब, जिनको मतलब जिनको और कोई नहीं खाता। ठीक है ना। उसका या तो नेचुरल डेथ होता है या फिर आपस में लड़ झगड़ के डेथ होता है, वो अलग है। लेकिन खाने की मतलब किसी और जानवर ने उसको खा लिया ऐसा नहीं होता। उसको बोलते हैं एपेक्स प्रेडिटर। तो देखो इसका जो नंबर है वो कम होता जाएगा। सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर जाता है, सॉरी, प्राइमरी प्रोड्यूसर का नंबर सबसे ज़्यादा रहता है। फिर कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कम हो जाता है। फिर सेकेंडरी, उसका भी कम हो जाता है। ये 10th टाइम कम हो जाता है, 10th टाइम करके कम हो जाता है। तो नेचर का ऐसे ही हिसाब है। ठीक है ना, उसी हिसाब से बैलेंस्ड है नेचर। नहीं तो लायन बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है, और डियर बढ़ जाएगा तो भी दिक्कत है। ना, टाइप्स ऑफ लेक्स। एक होता है फर्स्ट में यूट्रोफिक। यूट्रोफिक क्या है? वाटर बॉडीज हैविंग गुड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स एंड हेंस पूरा ऑप्टिमम ग्रोथ एंड प्लांट्स। जो वाटर बॉडीज में मिनरल या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो अच्छे तरीके से रहता है, या फिर रिच होता है, मिनरल रिच, न्यूट्रिएंट रिच होता है, उनको बोलेंगे यूट्रोफिक। यूट्रोफिक लेक। हमने एक पढ़ा था ना, यूट्रोफिकेशन। याद है? यूट्रोफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। तो यूट्रोफिकेशन वाला लेक कैसा दिखता था? ऐसा दिखता था। ये क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है इनमें, न्यूट्रिशनल पार्टिकल बहुत ज़्यादा है इनमें, तो इसीलिए पेड़ पौधा उग गया। ठीक है। तो ऐसे टाइप का लेक जिसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा है उसको बोलेंगे यूट्रोफिक, यूट्रोफिक लेक। ठीक है। अब देखो ऑलिगोट्रोपिक लेक। वाटर बॉडीज डिफिशिएंट इन मिनरल्स, मतलब जिनमें कम हो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जिस पे कम हो, एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ, जिसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत कम है, उसको बोलेंगे ऑलिगोट्रोपिक। लैकिंग इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज फॉस्फोरेट्स, सॉरी, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो जिनमें ये सब चीज़ें कम है उसको बोलेंगे ऑलिगोट्रॉफिक। जैसे कि ये सारी चीज़ें मैक्सिमम मिलता है जो ठंड जहाँ पे ज़्यादा होता है उधर मिलता है, पोलर रीजन पे या फिर यूरोप में, ग्रीनलैंड वगैरह ऐसा जगह में मिलता है। ठीक है ना। तो इनमें पानी में ठंड की वजह से भी होता है, और मिनरल को उतना सोर्स नहीं रहता है न्यूट्रिएंट्स का, इसकी वजह से भी होता है। इसीलिए ज़्यादा मछली भी नहीं मिलता है और ज़्यादा पेड़ पौधा भी नहीं मिलता पानी के अंदर। फिर आता है डिस्ट्रॉफिक। वाटर बॉडीज रिच इन अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जिसमें अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर रहता है ज़्यादा, वो होता है डिस्ट्रॉफिक। जैसे कि ये। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इनमें एसिड का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है, एसिड का कंटेंट। तो इनमें क्या होता है, इनमें ज़्यादा मतलब पेड़ पौधा तो देखो है नहीं बीच में, और वो भी नहीं होता है, मछली वगैरह भी नहीं होता है, कुछ केचुआ केकड़ा ये सब भी नहीं होता है, क्योंकि इनमें ये इसका कारण होता है कि कुछ या तो नीच से कुछ एसिडिक कुछ रिएक्शन हो रहा है, मतलब अंडरग्राउंड से, या फिर एसिड रेन की वजह से हो सकता है, ये एसिड का कंटेंट बढ़ गया। तो ये सब कारण की वजह से ये लेक कन्वर्ट हो जाता है डिस्ट्रॉपिक में, डिस्ट्रॉपिक लेक में। ठीक। ना अब देखो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब, चार स्फीयर था ना हमारा। क्या क्या स्फीयर था? चार। बायोस्फीयर मतलब जिसमें लिविंग बींग रहता है। ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग, नॉन लिविंग बींग कुछ भी हो सकता है, लेकिन लिविंग बींग को रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो उनको बायोस्फीयर, मतलब वो बायोस्फीयर में रहता है। ठीक है। चार स्फीयर था हमारा, एटमोस्फियर एक था, एक लिथोस्फीयर था, एक हाइड्रोस्फीयर था, एक बायोस्फीयर था। तो एटमोस्फियर मतलब हमारे ऊपर जो ब्लैंकेट वाला चीज़ है, एक गैस का ब्लैंकेट है,
उसको बोलेंगे हम एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर मतलब जो मिट्टी वाला हार्ड पोर्शन है, हमारा लेयर, ऊपर अर्थ का जो लेयर होता है, क्रस्ट, उसको बोलेंगे लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी, पानी वाला चीज़, मतलब जहाँ पे भी पानी है वो हाइड्रोस्फीयर के अंडर आएगा। वो या तो मेरीन हो सकता है, रिवर हो सकता है, पॉन्ड, लेक, अंडरग्राउंड वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे मतलब कुछ लाइफ का एग्जिस्टेंस है, उसको बोलेंगे बायोस्फीयर। फिर आता है बायोम, द टेरिस्ट्रियल पोर्शन ऑफ बायोस्फीयर ऑफ डिवाइडेड इनटू बायोम इज डिवाइडेड इनटू बायोम, मतलब जहाँ पे मतलब मान लो टेरिटोरी, अगर पूरा एक अर्थ एक लिविंग बीइंग का एक घर है, तो कुछ टेरिटरी होगा ना इसका, जैसे कि कुछ मरुभूमि का या फिर डेजर्ट का कुछ टेरिटरी होगा, कुछ आइस का टेरिटरी होगा। इसको बोलेंगे एक एक बायोम है ये। ठीक है, देखो जैसे ये डेजर्ट वाला है एक बायो, डेजर्ट वाला बायोम है, ये रिवर वाला बायोम है, ये मैरीन बायोम है, ये फॉरेस्ट बायोम है, ये कुछ आइस किसी जगह है, आइसी जगह है, उसका बायोम है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है ये वाला। तो हर एक का बायोम अलग होगा, मतलब इसको बायोम बोलेंगे, एक एक टाइप का हैबिटेट को बायोम बोलेंगे। ठीक है। फिर आता है हैबिटेट, द एरिया और नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन नॉर्मली लिव्स। जो एरिया में किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल का घर है उसको बोलेंगे हैबिटेट सिंपली। ठीक है। जैसे कि ये जंगल हाथी का घर हो गया, तो हाथी के लिए ये जंगल उसका हैबिटेट है। ठीक है। ना ये और एक अलग चीज़, थोड़ा डिफरेंट, ये मुझे पॉल्यूशन में पढ़ाना चाहिए था, एयर पॉल्यूशन में, लेकिन स्किप हो गया था। ठीक है। टाइप्स ऑफ कोल अकॉर्डिंग टू द कार्बन कंटेंट। ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, इसका याद रखना है सीक्वेंस, किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन क्वांटिटी है। एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा, बिटुमिनस में उससे कम 80%, लिग्नाइट में 65, पीट पे 40। ठीक है ना। ये जो कार्बन क्वांटिटी है इसको याद रखना है। ठीक है, ये आता है सीक्वेंस में सजाने के लिए आता है। अब इसको याद रखना भी सिंपल है, इसको जस्ट नाम याद रखना है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अब इसको क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कर देना है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देना है। जो पहले आएगा उसका कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा है। 92%। ए से एंथ्रासाइड आता है, ए से ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है एल, एल के बाद आता है पी, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो उन हिसाब से भी वो आता है, देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है। हमारा इंडिया में जो मिलता है वो बिटुमिनस मिलता है, मतलब मोस्टली बिटुमिनस ही मिलता है 90%। ये एंथ्रासाइट वाला सबसे अच्छा काम में आता है, इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, तो इसलिए हीट भी, मतलब इसको जलाओगे तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ये। और ये ऑस्ट्रेलिया से हम लोग इंपोर्ट करते हैं एंथ्रासाइट। लेकिन बिटू इंडिया में जो मिलता है, और वेस्ट बंगाल, झारखंड या फिर उड़ीसा, एमपी का कुछ पार्ट में, ये सब होता है बिटुमिनस कोल। क्वेश्चन ट्राई करो। एनीवन? हेलो? सर ये क्वेश्चन नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा नहीं सर। है? ओके, देखो, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस में सजाना है किस हिसाब से, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ रहा है छोटा से बड़ा। ठीक है, छोटा से बड़ा। अब किस हिसाब से सजाना है, कार्बन कंटेंट पर यूनिट मास, मतलब एक पर यूनिट मास मतलब एक ही सिंपल एक यूनिट के हिसाब से मान लो 1 ग्राम, समझने के लिए बोल रहा हूँ, 1 ग्राम प्लांट में पीट, पीट मतलब कोल वाला, जो पीट था ना, कोल का एक टाइप है, वो हाँ, पीट। ठीक है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर या फॉसिल फ्यूल, किन में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट रहता है। अब एक पीठ ग्राम में एक तो कैसे सर। मान लो,
कौन सा होगा? बी वाला, पीट कोयला। कोयला में सबसे ज़्यादा? और कोई ट्राई करो। थोड़ा सोच के करो। 1 3 कितना? 3? सब ऑप्शन टू लगते हैं। इसका होगा ऑप्शन ए। चलो देख लेते हैं एक बार। हाँ यही है, ठीक है। तो पहले आता है पीट, सबसे कम होता है इनमें। what is सबसे होता है कम, ठीक है, पीट में। पीट के बाद बोला? आता है प्लांट, ठीक है, प्लांट में कार्बन कंटेंट कम रहता है। उसके बाद आता है सॉयल ऑर्गेनिक मैटर पे, फिर सबसे ज़्यादा होता है फॉसिल फ्यूल में। फॉसिल फ्यूल मतलब एज ए ओवरऑल देख रहे हैं, पेट्रोलियम वगैरह कुछ भी हो सकता है तो ये सीक्वेंस याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले आता है पीट कोल, मतलब पीट कोल, पीट को कोल हिसाब से कंसिडर मत कर लेना, पीट को पीट हिसाब से कंसिडर करना, टाइप ऑफ कोल, ठीक है ना। पीट में सबसे कम रहता है कार्बन कंटेंट, जितना भी चार टाइप का कोल है उनमें सबसे कम रहता है पीट में ही, तो उस हिसाब से कंसिडर करना। पीट को एज ए ओवरऑल कोल कंसिडर मत करना। फिर आता है कोल के बाद आता है प्लांट्स, फिर सॉयल ऑर्गेनिक मैटर, फिर फॉसिल फ्यूल्स। ना ये तो हो जाएगा, सिंपल है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ, एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर की क्वालिटी चेक करने का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब किसका सर्वाइवल के लिए, किसको जिंदा रहने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ट्राई करो, बीओडी सीओडी पढ़े थे ना हमने। पानी में अगर हमने डिजल्फ अगर ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन मिस जाए तो उसका डिजल्फ ऑक्सीजन बोलता है। हाँ फिश होगा तो। हाँ ये फिश होगा, हम्म, ठीक है। ये वाटर क्वालिटी चेक करता है इससे, ऑक्सीजन क्वांटिटी जितना रहेगा वो फिश के लिए उतना अच्छा है। ये formulation of long-term low-emission development strategies by each countries was suggested under Paris Agreement, Montreal Protocol, International Solar Alliance या Kyoto Protocol। लो एमिशन मतलब, लो एमिशन मतलब पहले ही बोला कार्बन एमिशन वाला बात है। कार्बन एमिशन के बाद कौन किस में किया था? एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। छोड़ ही दो, ये तो छोड़ ही दो, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है तो छोड़ ही दो। एनीवन? उसका होगा मॉन्ट्रियल पेरिस प्रोटोकॉल। एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा नहीं वो देख लेना, कल का वीडियो को देख लेना, ठीक है, या फिर आज भी नोट दे दूंगा मैं उसके बाद। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस देना है किसके हिसाब से, ऑफ लाइफ टाइम ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमोसफियर, मतलब कौन सा ग्रीन हाउस गैस इन चार में से सबसे ज़्यादा से सबसे कम, मतलब सबसे ज़्यादा रहता है एटमोसफियर पे, सबसे कम, इस हिसाब से सजाओ। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सरफेस ओजोन, सीएफसी। ट्राई करो। ये होगा कि नहीं, ये नहीं। इसका होगा बी, सबसे बी, ज़्यादा बी रहता है। हाँ।
नाइट्रस ऑक्साइड सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। उसको नॉर्मलाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारे नेचर को, नाइट्रस ऑक्साइड। फिर आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। फिर आता है मीथेन, उसके बाद आता है सरफेस ओजोन। ये सबसे कम टाइम तक रहता है सरफेस ओजोन, मतलब बहुत ही जल्दी ही सही हो जाता है, लेकिन डेंजरस भी है ये, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट कौन सा है? मल्टीपल ऑप्शन है, देखो। सेवनटीन गोल्स था ना, 17 SDG, 17 गोल्स था। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे 8 था। सस्टेनेबल वाला पूछ रहा हूँ। फोर 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 4। और कोई ट्राई करो। 3। नहीं होगा, क्योंकि इसका है 2, Q2 है। देखो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे ध्यान देने के लिए बोला था, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे। फिर आता है इनक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए बारे में भी बोला था, और पार्टनरशिप टू अचीव गोल्स, इसके बारे में भी बोला था। ये जो है ना यूनिवर्सल हायर एजुकेशन, ये तो था ही नहीं, सस्टेनेबल पे भी नहीं था, मिलेनियम पे भी नहीं था, हायर एजुकेशन वाला। क्लीन एयर ये भी नहीं था। सस्टेनेबल एनवायरनमेंट ये सब था, क्लीन एयर ऐसा टाइप का कुछ नहीं था। पोवर्टी, जीरो हंगर, ये सब था, लेकिन क्लीन एयर नहीं था। और एक था मैटरनल हेल्थ, वो भी था, चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस, याद आ रहा है, ये सब था। लेकिन ये नहीं था, ये वाला क्लीन एयर नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्वेंशन प्रोटोकॉल ओरिजिनेटेड फ्रॉम रियो आर्ट समिट? रियो से क्या क्या मिला था, आउटकम, या फिर क्या क्या डिसाइड किया गया था? एक तो इसको तो क्रॉस ही कर दो, रामसर, 1971 में हुआ था ये, ईरान का रामसर साइट, वो वेटलैंड वाला, ठीक है। बी को ओमिट कर दो, बी इस पे है, बी इस पे है। अब ADESCE, डी और सी में देखो, डी और सी में ये तो कॉम्बाट डिजर्टिफिकेशन, ये वाला तो था, बोला था ना। सहारा का एग्जांपल देके, सहारा का एरिया बढ़ रहा है, ये वाला तो था। क्योटो प्रोटोकॉल नहीं था, ये तो COP से आया था ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ACE ये वाला 3 वाला होगा, ठीक है। समझ में आया? ये कल वाला वीडियो देख लेना एक बार, और पढ़ लेना, मैं आज ही भेज दूंगा मैं। Which of the following countries has not signed or ratified the ISA, International Solar Alliance Framework Agreement? अब ISA का इनिशिएटिव किस कंट्री ने लिया था, तो पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने बनाया था, मतलब किसका इनिशिएटिव है? इंडिया। इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है। किससे? फ्रांस से, फ्रांस से मिलके बनाया था। तो फ्रांस की हेल्प से बनाया था। तो अब उस हिसाब से देखो, इंडिया का किसके साथ सही रिलेशन नहीं है? चाइना। चाइना। तो ये अभी भी साइन नहीं किया, ISA को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है ना। मोर देन 121 कंट्रीज ज्वाइन कर लिया, आउट ऑफ 191 कंट्रीज ऑफ UN मेंबरशिप जिसमें है, जिसका है। लेकिन फिर भी चाइना ने नहीं किया, और चाइना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में ही आता है, ठीक है।
बाकी सारे देखो, देख के ही समझ में आ रहा है इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया जापान तीनों का ही, यूएस तीनों का रिलेशन सही है। और और इंडिया मिलके तो बनाता है क्वाड। क्वाड पता है ना, एक ग्रुप है क्वाड ग्रुप, काउंटर द इंडो पैसिफिक रीजन। तो चाइना ही बसता है, चाइना ने ज्वाइन भी नहीं किया। विच ऑफ द फॉलोइंग गोल्स आर रिलेटेड टू एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, एमडीजी पहले वाला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये और ये है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया 2000 से, 2000 से 2015 तक। और 2015 से 2030 तक, मतलब अभी जो चल रहा है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी। ठीक है, तो इस हिसाब से करो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के हिसाब से कौन कौन सा था एमडीजी में। ट्राई करो ट्राई करो, कुछ कुछ तो अभी बता दिया था मैंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हुए मैंने बता दिया था। हम्म। इसका देखो, Option A. इम्प्रूविंग मैटरनल हेल्थ ये एक होगा। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ये नहीं था। इम्प्रूविंग लाइफ ऑफ स्लम डवेलर्स ये छोड़ो। क्रिएटिंग स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी नहीं था। प्रमोटिंग जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन ये भी था। ए ई दोनों है ऐसा देखो, ए ई ये वाला। ठीक है, और ए ई सब में ही है। बी और डी को कैंसिल कर दो, डी इस पे है बी भी इस पे है, मतलब यही होगा ए सी ई। ठीक है, इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ स्लम डवेलर्स। ये वाला करो। स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट है, अब उनके हिसाब से कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है। पहला वाला बोल रहे देखो, लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जो लंबा रिवर्स है जैसे गंगा जमुना ये टाइप का, तीस्ता, ये सब टाइप का, हैव वेरी लो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD वैल्यूज। ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन रिवर ऑक्सीजन, इन रिवर सॉरी इन रिवर्स कोमा होगा बीच में, इन रिवर्स ऑक्सीजन इज एडेड इनटू वाटर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम एयर ड्यू टू इट्स टर्बुलेंस एंड रैपिड फ्लो। मतलब ऑक्सीजन में पानी में ऑक्सीजन कैसे मिक्सअप होता है, जो टर्बुलेंट होता है ना, बहुत स्पीड से जब पानी बहता है तब क्या होता है, वो कैच करके आपस का जो एटमोसफेयर का ऑक्सीजन कैच करके वो मिक्सअप बबल के फॉर्म में मिक्सअप कर लेता है पानी में, ऐसे होता है बोल रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन वाला देखो, स्टेटमेंट टू वाला देखो, कौन सा सही है कौन सा गलत है। कौन, एनीवन। Option D. डी होगा, क्योंकि एक तो पहले ही देखो BOD का फुल फॉर्म गलत है, बायोकेमिकल नहीं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है BOD, COD मतलब केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। और टू वाला ये सही है, ऑक्सीजन ऐसे ही मिक्सअप होता है वाटर में। तो वन वाला इनकरेक्ट, टू वाला करेक्ट। पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन का पर्पस क्या है। पांच ऑप्शन है, देखो कौन सा वाला फिट बैठेगा, मल्टीपल वाला है ठीक है ना, देखो कौन सा है।
हुआ किसी का? Sir, option B. देखो, एडजस्ट टू एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ये तो मतलब फालतू टाइप का ऑप्शन हो गया है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के लिए क्या एनवायरमेंटल एजुकेशन जरूरी है? एनवायरनमेंट को समझने के लिए क्या क्या करने से वो हम पॉल्यूशन रोक सकते हैं, ये रिलेटेड चीज़ है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने के लिए नहीं। हेल्थ फेस एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स, वही सेम टाइप का ऑप्शन है, ए बी। वे भी देखो जिनमें है वो काट दो, ए बी, इस पे बी है, इस पे ए है, ये वाला होगा सी डी ई। ठीक है, प्रोमोट इंडिविजुअल्स क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट इमर्जिंग इशूज़, कौन कौन सा इशू आ सकता है, ठीक है, और मिटिगेशन लेना उसके बारे में। इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड नॉलेज अबाउट द एनवायरमेंटल इशूज, एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल इन एनवायरमेंटल इशूज, मतलब हैंडलिंग एनवायरमेंटल इशूज, कैसे डिजास्टर वगैरह से बच सकते हैं। देखो, एज ऑफ नाउ मतलब 2023 के हिसाब से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग कंट्री इन विंड एनर्जी बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विंड एनर्जी से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन बनाता है? इसके पास सबसे ज़्यादा, इन चारों में से जिसके पास सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, सबसे बड़ा, उस हिसाब से देखो कोस्ट लाइन सीसोर किसके पास है? ये कोस्टल एरिया में ही ज़्यादा होता है, ये प्रॉपर हवा मिलता है विंड को, टरबाइन को घूमने के लिए, जो फैंस होता है उनको। क्या हो सकता है? फ्रांस के पास कोस्ट लाइन है लेकिन छोटा, उतना बड़ा नहीं। डी। सर डी लग रहा है। नहीं, डेनमार्क नहीं, चाइना होगा ये, ठीक है। चाइना हो गई। चाइना के बाद आता है इंडिया। हाँ, ये वाला करो। किसका कौन सा मोटिव, मोटो, ऑब्जेक्टिव, जो भी बोलो, क्या था? मॉन्ट्रियल क्योटो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सीबीडी, और आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। एक से तो हो जा रहा है देखो, आईएसए से हो जा रहा है। हो रहा है किसी का? हो रहा है किसी का? Sir, option A. ओके, देखो, ये आईएसए, क्लीन अफोर्डेबल एनर्जी, ये सोलर पावर रिलेटेड है ना, आईएसए। ठीक है, एक के साथ दो, एक के साथ देखो, ये तीन है, एक के साथ दो। फिर आता है बी, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के लिए कार्बन एमिशन ट्रेडिंग, ठीक है, बी के साथ तीन, बी के साथ तीन, नहीं नहीं, इसका दो ही होगा, कंट्रोलिंग कंजम्पशन और प्रोडक्शन ऑफ हैलोन्स, ये वाला होगा बी के साथ दो, सॉरी, इसका यही होगा, इसका यही होगा, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल का एमिशन एमिशन ट्रेडिंग का ऊपर होगा, ठीक है, कार्बन एमिशन का ट्रेडिंग के ऊपर। फिर आता है सीबीडी, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसका है क्लीनिंग हाउस मैकेनिज्म, मतलब घर, मतलब यहाँ पर घर मतलब हमारा एनवायरनमेंट घर है, हमारा अर्थ घर है। क्लीनिंग हाउस मैकेनिज्म, उसको क्लीन करना है एयर के हिसाब से, वाटर के हिसाब से, ठीक है। फिर आता है डी वन, एक ही बच रहा है, सोलर अलायंस, ये तो हो गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का कंजम्पशन ऑफ एलोन्स वगैरह, कंज्यूम कर कैसे करना है वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नॉइस पोल्यूशन से कौन कौन सा डिजीज होता है?
सिंपल है, देखो नॉइज पोल्यूशन से हेयरिंग इम्पेयरमेंट तो होगा ही, स्लीपिंग डिसऑर्डर भी होगा, इंसोनिया, फिर बीपी भी बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी डिजीज तो नहीं होता, है ना। साउंड पोल्यूशन से रेस्पिरेटरी डिजीज का तो लिंक नहीं है कुछ। फिर रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी, ये हो सकता है। मेंटल एक प्रेशर बढ़ा देता है, बना देता है। डी को छोड़ के जो भी ऑप्शन होगा, डी छोड़ के ये वाला ही बेटर रहेगा, चार वाला। सर रिड्यूस बोला है यहाँ पर, तो समझ में एक्सपोजर, नहीं आया आवाज एक्सपोजर थोड़ा। टू एक्सेसिव नॉइस पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, सुनने का क्षमता कम हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। काम करने का जो क्षमता है, रिड्यूस वर्किंग एफिशिएंसी, वो हो सकता है, क्योंकि मेंटल प्रेशर रहेगा ना हरदम, एक मतलब अजीब टाइप का एक फीलिंग रहेगा, इसीलिए। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रोटोकॉल्स आर लीगली बाइंडेड, ठीक है ना, एक बोला था ना लीगली और नॉन लीगली बाइंडेड। लीगली बाइंडेड मतलब जिसको करना ही है, करना ही पड़ेगा तुम्हें, कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं कर पाओगे तो फाइन पेनल्टीज देना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से कौन कौन सा है, सीबीडी, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल, पेरिस। सीबीडी था, ठीक है, और था मॉन्ट्रियल, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ठीक है, तो ए डी ए सी, ए सी ये वाला। हम्म, देखो विंड एनर्जी इज वेरी सेंसिटिव टू द विंड वेलोसिटी, बिकॉज विंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब विंड पावर, विंड पावर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, विंड वेलोसिटी स्क्वायर रूट, मतलब ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ विंड वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द विंड वेलोसिटी, ऐसा, या फिर क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी, क्यूब, इसका होता है क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी, जो विंड वेलोसिटी है उसका क्यूब, ठीक है, उसी को बोलेंगे विंड पावर। अब देखो वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, VOC, के बारे में कौन कौन सा करेक्ट है। इट कॉजेज एसिड रेन, कॉजेज कैंसर, फोटोकेमिकल स्मॉग होता है। तो वोलाटाइल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है VOC, इनके लिए एसिड रेन तो नहीं होता, ये क्रॉस कर दो, बाकी सब होता है, ठीक है। तो 2 3 ये वाला। एसिड रेन किसकी वजह से होता है, ये देखो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब मिक्सअप होता है आपस में तो होता है एसिड रेन। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जब मिक्सअप होता है तब होता है एसिड रेन, ठीक है। तो एसिड रेन VOC के लिए नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन, polar stratospheric clouds are associated with which of the following environment। जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब किससे मैच खा रहा है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है ना साउथ पोल में, बोला था, ठीक है। और एक क्वेश्चन कर लो, कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट याद रखना, रियो डी जेनेरियो समिट पे हुआ था, कॉन्फ्रेंस पे हुआ था, अर्थ समिट जिसको बोलते हैं। लास्ट ये वाला कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ये बोल रहा है SDG के बारे में, MDG नहीं, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो किया था 2000 साल पे, उस हिसाब से बोलो। जीरो हंगर था, उस पर क्वालिटी एजुकेशन क्या क्या था। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
देखो, जीरो हंगर तो था, ठीक है, जीरो हंगर था, एक डी। एक किन में है, इसको छोड़ के सब में एक है, और इसको क्रॉस कर दिया। क्वालिटी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन था, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। तीन, तीन भी होगा, तीन, इस पे तीन है, इस पे भी तीन है। हम्म, ठीक है। फिर आता है ग्रीन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन वाला था इशू, ये वाला तो मैक्सिमम यही हो रहा है, मैक्सिमम यही हो रहा है, ठीक है, तो वन होगा आंसर। एग्रीकल्चर वाला पॉइंट नहीं था, ग्रीन एग्रीकल्चर ऐसा टाइप का नहीं था कि वो बायो बायो पेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, बायोकेमिकल, ये सब नहीं था। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, आज का कुछ